ठीक है, आज का जो नया टॉपिक होगा वो होगा राइबोसोम्स। चलिए, राइबोसोम नेक्स्ट टॉपिक होगा। उससे पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपने जो पढ़ा था लास्ट ईयर, आपने पढ़ा था ना, लास्ट टर्म पे पढ़ा था, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था लास्ट टर्म पे। ठीक है, बताइए प्लास्टिड किस सेल में मिलेगा? प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स? हाँ, प्लांट सेल्स, सारे प्लांट सेल्स, ऑल प्लांट सेल्स। इसके अलावा यूग्लिनोइड्स में मिलेगा। ठीक है, प्लांट सेल्स और यूग्लिनोइड में मिलेगा। ठीक है, प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं? किसके बेसिस पर? पिगमेंट्स के बेसिस पर। चलिए, कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों में कौन सा है जो कलरलेस है? ल्यूकोप्लास्ट। बताइए, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बैठ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट के किस स्ट्रक्चर में होता है? थैलाकॉइड में। थैलाकॉइड में कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन साइड या ल्यूमेन में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट? कैरोटीनॉइड्स। वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल होता है। बढ़िया। ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप का? कौन कौन सा? एमाइलोप्लास्ट। ठीक है। प्रोटीन किस में स्टोर होता है? ऑयल और फैट और स्टार्च। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिमिलरिटी है? ऐसा क्या है जो दोनों सिमिलर हैं? किस बात में सिमिलर है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? डिफरेंस किस बात का है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो दोनों के साइज में डिफरेंसेस हैं। कौन बड़ा कौन छोटा? क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की साइज को बताएगा? लेंथ, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ कितनी होती है? लेंथ में पूछ रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर। और यहीं पे क्लोरोप्लास्ट की लेंथ कितनी होती है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है? 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर, एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। बढ़िया है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का विड्थ कितना होता है? चौड़ाई 2 to 4 माइक्रोमीटर। चलिए, बढ़िया है, इतना आपको आता है। ये बताइए आप, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है और क्या है? इनर मेम्ब्रेन ना है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन एक स्पेस बाउंड करती है, उस स्पेस का नाम स्ट्रोमा ना। स्ट्रोमा के अंदर कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स का एक ग्रुप, एक स्टॉक, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम एक साथ, ग्रेना। ठीक है, आप ये बताइए कि ग्रेनम का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स। दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने के लिए स्ट्रोमा लैमेली। क्या होती है? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा में क्या क्या होता है? स्ट्रोमा में क्या क्या स्टोर होता है? स्ट्रोमा में क्या क्या होता है? स्ट्रोमा के अंदर क्या एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, हाँ होते हैं। क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए और प्रोटीन्स बनाने में जो जिम्मेदार एंजाइम होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। इसके अलावा क्या क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है? डीएनए कैसा होता है? स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, राइबोसोम्स होता है। क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। कौन सा राइबोसोम्स है?
70S राइबोसोम है, जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए जो मैंने आपको बहुत पहले कभी पढ़ाया था कि एक सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलता है। एक सेल है आपके पास, सेल में राइबोसोम कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। इसके अलावा कितने सेल ऑर्गेनीज हैं, अगर वो प्लांट सेल है तब 2 सेल ऑर्गेनीज, कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। वो कौन सा सेल ऑर्गेनीज है जिसके ऊपर राइबोसोम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बढ़िया है। चलिए आज जो हमारी बारी है वो राइबोसोम, शायद हमने पढ़ भी लिया है। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको पढ़ा रहा था प्रोकैरियोटिक सेल, पढ़ा रहा था ना। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया था, याद है कुछ। राइबोसोम की साइज बताइए, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, इतना आपने पढ़ा था। और आपने जो बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो राइबोसोम आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था 70S राइबोसोम। कौन सा पढ़ा था? और आपने ये भी बात कही थी कि कोई भी राइबोसोम हो, 70S राइबोसोम हो चाहे वो 80S राइबोसोम हो, हर एक राइबोसोम के पास कितनी सब यूनिट होती हैं? 2 सब यूनिट। एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और एक होती है लार्जर, जो आप पढ़ चुके पहले से। तो मुझे आप बताओगे 70S राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट 50S। कुछ याद है आपको? ये बताइए सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनीज है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है? राइबोसोम्स। इसके अलावा अगर एनिमल सेल है तब सेंट्रोसोम भी होगा। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। बहुत सारी बात आप पहले भी आपको पता है, जो आपको पहले पता है उसे दोबारा से आपको रटना नहीं है, जो नहीं पता है वो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? राइबोसोम की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पेलाडे। ठीक है, कब की थी? 1953। और ये जो 1953 डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसी डेट को 1953 को भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और हुई थी, और वो डिस्कवरी उस दशक की सबसे अच्छी डिस्कवरी मानी जाती है 20वीं सेंचुरी की। अगर किसी को याद होगा कि 1953 में और क्या हुआ था, 1953 के अंदर क्या कुछ और भी डिस्कवर हुआ था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर एक मॉडल आया था डीएनए का, अगर आपको याद होगा इसी डेट को डीएनए का एक मॉडल आया था। उस डीएनए के मॉडल का नाम क्या होता है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953। देने वाले साइंटिस्ट का नाम वाटसन एंड क्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट ही यहीं से होती है। ठीक है, तो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं किसकी? राइबोसोम की। कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की? तो सेल के अंदर राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की? जॉर्ज। ठीक, कब की? 1953 के अंदर। अगर हम सेल के अंदर माइक्रोस्कोप लगा करके देखेंगे तो हमें सेल के अंदर कुछ ग्रेन्यूलर का मतलब होता है पार्टिकल, छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल। ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर दिखेंगे और उसी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया? राइबोसोम। तो इतना आपको याद रखना है कि बताइए राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की? जॉर्ज पेलाडे ने। कब की थी? 1953 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि राइबोसोम जो आपके पास है वो किस मटेरियल का बना हुआ है? राइबोसोम हम किस मटेरियल्स को मिला करके बनाएंगे, किस बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर बनेगा? तो जो राइबोसोम्स होता है वो बना होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। किसका बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब अब बोल सकते हो आरएनए। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो 2 चीज को मिला करके क्या बनता है? राइबोसोम। राइबोसोम जब भी आपको बनाना पड़ेगा आपको 2 मटेरियल लेना पड़ेगा। एक मटेरियल जो होगा वो आपके पास क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए होगा, और दूसरा क्या होगा? प्रोटीन। और जहां पर आरएनए और प्रोटीन दोनों साथ आ जाते हैं तो उसे कहते हैं क्या है? हम उसे कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर। अगर आप बोल सकते हो, यहाँ कह सकते हो कि जो राइबोसोम होता है वो किस नेचर का होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं 2 टाइप का होता है, एक होता है आपके पास आरएनए, दूसरा क्या होता है? डीएनए। तो राइबोसोम को बनाने के लिए हमारे पास कौन सा न्यूक्लिक एसिड है?
आरएनए, तो नाम क्या पड़ गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों को मिला करके हम क्या बनाएंगे, राइबोसोम। क्लियर। तो आप यहां से बता सकते हैं कि राइबोसोम किस मटेरियल का बना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का। बताइए राइबोसोम पर कितनी मेम्ब्रेन होती है, 0, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस होती है, और जो मेम्ब्रेन लेस होती है उसे क्या कहते हैं हम, नॉन मेम्ब्रेनस। क्या कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस कहते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी सेल हो, वो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, इसके अंदर एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। ये तो आपको पहले से पता है ना। तो एनसीईआरटी लिखती है नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, तो जहां पर लिखा नॉट सराउंडेड, उसको थोड़ा अच्छा तरीके से लिख लो क्या, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस लिखिए। चलिए यहां पे एक फिगर मैंने बनाया है, अगर आप देखोगे गौर से तो यहां पर आपके पास सामने फिगर बना हुआ है, और फिगर में आपको क्या दिख रहा है, बस छोटे छोटे पार्टिकल दिखाने की कोशिश की गई है। ये क्या है, छोटे से पार्टिकल्स हैं, और इसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। यहां पे देखोगे आपको ये रेड वाला पार्ट दिख रहा होगा, एक यूनिट ये हो गई, और दूसरी सब यूनिट क्या आपको दिख रही है, ब्लू वाली। ये तो आपका मेरा फिगर है बनाया हुआ, मेरा नहीं है, मैंने कहीं से चिपकाया इसे, ठीक है। एनसीईआरटी का देख लेते हैं क्या है, एनसीईआरटी वाला नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। चलिए यहां बात कर लेते हैं हम कि राइबोसोम कितने टाइप का, तो यहां पर 2 टाइप का, कितने टाइप का, राइबोसोम होता है 2 टाइप का, एक होता है 70S टाइप का, दूसरा होता है 80S टाइप का, आपको पता है। लेकिन एक बात यहां पर और लिखी है, यूकैरियोटिक राइबोसोम, यानी यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो मिलने वाला राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 80S राइबोसोम होता है। और 70S राइबोसोम को हम मानते क्या हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम मिलता है वो मिलता है 70S टाइप का, और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिलता है वो होता है 80S टाइप। मैं ये भी नहीं कह सकता कि यूकैरियोटिक सेल में केवल 80S टाइप का मिलता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिज होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या मिलता है, 70S राइबोसोम मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम का नाम बताएंगे आप, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होगा, 80S राइबोसोम होगा। और अगर किसी ने बात की प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है, 70S टाइप का होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम मिलेगा, 80S का मिलेगा, और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम मिलेगा, 70S मिलेगा। बात है क्लियर। तो अगर मैंने, अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैंने कहा आपसे यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, आपने पढ़ा भी है, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनिज है, क्या है, सेल ऑर्गेनिज है, इसमें किस टाइप का राइबोसोम मिलेगा, आपको पता है 70S टाइप का राइबोसोम मिलेगा। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में वो जगह बताइए जहां पर राइबोसोम होता है, वो जगह बताइए जहां पर राइबोसोम होता है, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। नेक्स्ट बताइए आप, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनिज है, क्लोरोप्लास्ट की वो जगह बताइए जहां पर राइबोसोम मिलता है, कहां मिलता है, राइबोसोम स्ट्रोमा में मिलता है, थैलाकॉइड पर नहीं मिलता है, कहां मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या मिलता है, राइबोसोम, वो भी कौन सा होगा, 70S टाइप का राइबोसोम होगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है, 80S टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है, 70S टाइप, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कोई भी राइबोसोम हो, चाहे वो 80S टाइप का हो, चाहे वो क्या हो, 70S टाइप का राइबोसोम हो, दोनों राइबोसोम के पास कितने सब यूनिट होते हैं, 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा, आपका स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, आपको पहले से ही पता है। यहां पर देख लेते हैं, 80S राइबोसोम जो होता है उसका जो लार्जर सब यूनिट है, 80S राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट क्या होता है, 60S होता है, और स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो क्या होता है, 40S होता है, ठीक है। और 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इसका लार्जर सब यूनिट होता है 50S, और स्मॉलर क्या होता है, 30S होता है। बात क्लियर। अगर मैं यहां पे आपसे कहूं तो यहां पे देख सकते हैं, ये आपके पास लार्जर सब यूनिट है और ये क्या है आपके पास, स्मॉलर सब यूनिट। और ये जो बना हुआ है फिगर, ये आपकी बुक एनसीईआरटी का फिगर है,
किसका फिगर है ये? एनसीईआरटी का फिगर है। राइबोसोम के पास कितनी सब यूनिट होती हैं? 2 सब यूनिट होती हैं। दोनों सब यूनिट अलग अलग होती हैं, लेकिन जब प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, जब ट्रांसलेशन करना होता है, तो ये दोनों सब यूनिट आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। और जुड़ने के बाद क्या करती हैं? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं, यानी कि एमआरएनए से ये प्रोटीन बनाने का काम करती हैं, यानी कि ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, बताइए 80S राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलर, ठीक है। 70S राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलर, ये एस क्या है? एनसीईआरटी कहती है एस कुछ और नहीं बल्कि क्या है? ये स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है ये? इसका मतलब क्या है? ये क्या है? कॉफिशिएंट, एक कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट हमें इनडायरेक्टली किस बात के बारे में बताता है? ये हमें ये इनडायरेक्टली बताता है डेंसिटी और साइज के बारे में। तो क्वेश्चन आता है, बताइए एस हमें क्या बताता है इनडायरेक्टली? तो आप बताएंगे डेंसिटी एंड साइज। अंडरलाइन करें आप इसे अपनी एनसीईआरटी के अंदर। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है कह सकते हैं। और अगला इनडायरेक्टली हमें क्या बताता है? डेंसिटी और साइज को बताता है। नेक्स्ट, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ द 2 सब यूनिट। आपने पहले पढ़ लिया है 80S राइबोसोम की सब यूनिट लार्जर 60S, स्मॉलर 40S। 70S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट 50S और स्मॉलर। क्लियर है? तो कोई भी राइबोसोम है उसके पास कितनी सब यूनिट होती हैं? 2 सब यूनिट होती हैं। लेकिन एक बात है जो आपको एडिशनल लिखना पड़ेगा, ये दोनों सब यूनिट कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। और जब इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तब ये आपस में क्या करती हैं? जुड़ जाती हैं। जुड़ने के लिए इन्हें एक आयन चाहिए और उस आयन का नाम होता है क्या? मैग्नीशियम आयन। और मैग्नीशियम आयन का सेल के अंदर कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? यहाँ पे मैंने लिखा है 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। यानी सेल में जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.001 मोलर, तब ये क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप इसे एनसीईआरटी में बढ़ा लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था राइबोसोम, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। बताओ राइबोसोम की डिस्कवरी कितने की? कब की? कैसा पार्टिकल होता है ये? ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट बताइए। इंपॉर्टेंट तो यहां पर है, राइबोसोम किस किस मटेरियल से मिलकर बनता है? आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। बताएं राइबोसोम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का है। कौन कौन सा? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक 80S, प्रोकैरियोटिक और कोई भी हो राइबोसोम, उसके पास कितनी सब यूनिट? लार्जर और स्मॉलर। अब आपको याद रखना है 80S राइबोसोम यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट 60S, स्मॉलर 70S राइबोसोम यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है जो हमें इनडायरेक्टली क्या बताती है? डेंसिटी और साइज के बारे में बताती है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? फिगर क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ है, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले ये फिगर बनाइए फिर समझाते हैं हम। एनसीईआरटी में जहां पे जगह है आप इसे बनाएं। काफी बड़ा मैंने बनाया, आप छोटे बनाइए, बस आपको इतना ही लिखना है। माइटोकांड्रिया का डीएनए कैसा होता है? माइटोकांड्रिया का डीएनए कैसा होता है? कैसा? सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सिंगल भी होता है। बैक्टीरिया का डीएनए कैसे होता है? बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, अरे बोलो, बोलोगे कुछ? बोलना पड़ेगा। चलिए, सेल वॉल का कोई फंक्शन मुझे बताए। सेल वॉल का काम क्या होता है? अब बनाते रहो, मैं बनाते रहो, आप मैं पूछता रहूंगा। सेल वॉल का पहला काम सेल को शेप प्रोवाइड करना, दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तीसरा सेल टू सेल इंटरेक्शन। इसके अलावा
सेल टू सेल इंटरेक्शन, इसके अलावा कुछ और भी था, इंटर सेलुलर जंक्शन भी बनाना, इंटर सेलुलर जंक्शन बनाना। मिडिल लैमेला किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का। दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाला प्लाज्मोडिस्मेटा। ठीक है। मीजोसोम क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। काम क्या है मीजोसोम का? सेल वाल बनाना, सेल वाल बनाने में मदद करना, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना डाटर सेल तक, इसके अलावा सिक्रीशन, रिस्पायरेशन, इसके अलावा फिर एक्जोसाइटोसिस, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, एंजाइमेटिक कंटेंट। साइनोबैक्टीरिया में मिलने वाला वो स्ट्रक्चर बताओ जिसमें पिगमेंट भरा होता है। साइनोबैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें पिगमेंट भरा होता है? क्रोमैटोफोर। बैक्टीरिया में अपने फ्लैजेला पढ़ा था? अरे बन गया? बना रहे हो? बन गया? तुम तो बना के रखे हो 2 साल से, क्या होगा? बनाओ बनाओ। सात क्वेश्चन पूछें? हाँ पूछेंगे जरूर। राइबोसोम को बनाने में कितनी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं? राइबोसोम को जब आप बनाते हो तो कितनी प्रोटीन लगती हैं? कितनी प्रोटीन? ये मैंने क्वेश्चन पूछा आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, वहाँ पे लिखा हुआ है। कितनी? 80। कहाँ लिखा है ये वर्ड? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पर आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो वहाँ पर। बन गया? बन गया? चल, अरे बन गया सबका? बोल सकते हो। चलो यहाँ पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। कौन सा है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। किस टाइप का होगा? 70S टाइप का। स्मॉलर सब यूनिट 30S, लार्जर 50S, 40S। दिख रहा है, लिखा है यार 50S, तो पढ़ो ना। बताओ, मैंने कहा था ना राइबोसोम को बनाने के लिए क्या चाहिए? आरएनए चाहिए और क्या चाहिए? प्रोटीन। कौन कौन सा आरएनए चाहिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 70S राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को बनाने के लिए जो आपको आरएनए चाहिए होता है, आरएनए, वो कौन सा होता है? 16S। कौन सा होता है? 16S आरएनए होता है। ये थोड़ा सा बाहर जाता है लेकिन क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है। एनसीईआरटी में कहीं लिखा है आरएनए के बारे में इस टाइप का, लेकिन आपको क्वेश्चन इस पे मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा 70S राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा आरएनए मिलेगा? तो आप बताएंगे 16S आरएनए। ठीक है। और इसकी लार्जर सब यूनिट में जो आरएनए मिलता है वो कौन सा होता है? 23S आरएनए एंड 5S आरएनए। इसे आप लिख लीजिए। ये तो है केवल आरएनए। प्रोटीन कितनी लगेगी? 80। कितनी लगेगी? 80 प्रोटीन लगेगी प्लस ये आरएनए लगेंगे, तब क्या बनेगा? स्मॉलर सब यूनिट बनाने के लिए 16S आरएनए और लार्जर सब यूनिट बनाने के लिए 23S एंड 5S आरएनए। और ये अकेला एक आरएनए है, एक अकेला ये ऐसा न्यूक्लिक एसिड है 23S आरएनए, जो कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया में अंदर मिलता है। और ये एंजाइम तरह भी काम करता है। राइबोजाइम का भी नाम सुना होगा आपने। सारे एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर का। तो केवल एक ही एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम। और वो राइबोजाइम क्या होता है? 23S आरएनए, जो होता है न्यूक्लिक एसिड, लेकिन कैसे तरह काम करता है? जो काम करता है एंजाइम के जैसे। ठीक है। इतनी बातें। आते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है? 80S राइबोसोम क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम। और 80S राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है? 40S। और 40S को बनाने के लिए कौन सा आरएनए लगता है? तो 18S। कौन सा लगता है? 18S आरएनए। ठीक है। अगला, लार्जर सब यूनिट को बनाने के लिए यहाँ पर 3 टाइप के आरएनए चाहिए। पहला होता है 28S, दूसरा होता है 5.8S और तीसरा होता है 5S आरएनए। याद हो जाएगा? याद करो आप। बताइए 80S राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट को बनाने में कौन सा आरएनए? 18S। और लार्जर सब यूनिट को बनाने के लिए कौन सा आरएनए? 28S, 5.8S एंड 5S।
कौन सा आरएनए है जो 70s और 80s दोनों के लार्जेस्ट सब यूनिट में कॉमन है? 5s दोनों में कॉमन है। अब आपको याद रखना है, देखो यहां पर क्या आ रहा है 80 80 में क्या है 8 ना, 8 है या नहीं है? यहां पे देखो कौन सा आरएनए है 18s, इसमें भी 8 है। यहां पे देखो 28s, इसमें भी 8 है। और यहां पे भी क्या है 5.8, यानी जो 8 वाला आरएनए है वो कहां मिलेगा आपको? यूकैरियोटिक में मिलेगा। इसके अलावा कहां मिलेगा? ये प्रोकैरियोट में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है यहां पर स्मॉलर सब यूनिट 70s का तो 16s होता है, और 80s राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट में होता है 18s। ठीक है इतनी बात। नेक्स्ट 70s राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट मिलता है 23s, और 5s तो दोनों में क्या है कॉमन है। यहां पर आते हैं 80s राइबोसोम में क्या मिलता है 28s आरएनए 5.8 एंड द 5, तो दोनों में कौन कॉमन है? 5s कॉमन है। और हमेशा 5s आरएनए कहां मिलेगा? लार्जर सब यूनिट में मिलेगा या स्मॉलर में मिलेगा? लार्जर में मिलेगा हमेशा और हमेशा। ठीक है, बस इतनी हो गई बात। यहां पर होता है राइबोसोम खत्म। आगे आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करिए आप। पहला क्वेश्चन डैट है आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज द डेंस पार्टिकल बाई, किसने डिस्कवरी की थी? तो यहां पर क्या होगा? राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स ना, ये तो है। राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज द डेंस पार्टिकल बाई द, यहां पर डाट होना चाहिए था, बाई द जॉर्ज पेलाडे। तो आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं। बताओ राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम किस चीज का बना है? किसका बना है? केवल आरएनए का? केवल प्रोटीन का? आरएनए एंड आरएनए प्रोटीन एंड डीएनए? गलत। तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट आप बताएं। राइबोसोम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पेक्टिवली, कौन कौन सा होगा? 70s, केवल 70s। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब जैसे आपने पढ़ा है, पहले किसके बारे में पूछा गया है? यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के बारे में, उसका राइबोसोम बताइए। फिर आपको क्लोरोप्लास्ट बताना है, फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का बताना है। रिस्पेक्टिवली मतलब जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हो वैसे ही आपको बताना भी है। तो बताइए प्रतिमा तुम बताओ, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा राइबोसोम मिलेगा? 80s का मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 80s का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 80s 70s 70s, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था जो खत्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इससे भी छोटा है, नाम क्या है इसका? साइटोस्केलेटन। क्या नाम है इसका? साइटोस्केलेटन। नाम में छुपा हुआ है, अगर आप गौर से पढ़ोगे तो नाम को आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ? साइटोस्केलेटन। स्केलेटन बोन्स ना, स्केलेटन जो सहारा दे, साइटो मतलब सेल, सेल को सहारा देने वाला। तो बात करते हैं कि साइटोस्केलेटन किस मटेरियल का बना होता है? साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है वो किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो यहां पे लिखा है कि एन एलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, यानी साइटोस्केलेटन के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ साइटोस्केलेटन किस मटेरियल का बना है, तो आप बताएंगे साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। किसका बना है? प्रोटीन। सेल के अंदर क्या क्या है जो साइटोस्केलेटन के अंदर आता है? तो पहला साइटोस्केलेटन जिसका नाम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या नाम होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा साइटोस्केलेटन जिसका नाम होता है माइक्रोफिलामेंट। क्या नाम होता है? माइक्रोफिलामेंट। और इन दोनों के बीच में आता है, इसका नाम क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। बात क्लियर? अरे बोलो, बताइए साइटोस्केलेटन किस मटेरियल का बना है? प्रोटीन का बना है। किसका बना है? प्रोटीन का बना हुआ है। साइटोस्केलेटन क्या क्या है जो साइटोस्केलेटन का पार्ट है? पहला साइटोस्केलेटन बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या आएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट। तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये बात क्लियर हो गई? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
आगे आपको लिखना पड़ेगा, आगे लिखा प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बताओ ये माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी ये सारे साइटोस्केलेटन सेल में कहां प्रेजेंट हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इस कलेक्टिवली रिफर्स टू एज द साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर प्रोटीन के बने हुए कुछ फिलामेंट होते हैं जिसे कहते क्या हैं हम? साइटोस्केलेटन। सेल में ये कहां मिलेंगे देखने को? साइटोप्लाज्म में। कहां देखने मिलेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। वो कौन कौन सा फिलामेंट है जो साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है? पहला क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा बोलो, दूसरा क्या है? माइक्रोफिलामेंट। और तीसरा बोलो इंटरमीडिएट फिलामेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एनसीईआरटी में जो नहीं लिखा है उसे आपको लिखना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा होता है? आप इसे अपनी एनसीईआरटी में लिखिए। कैसा होता है ये? हॉलो होता है। किस प्रोटीन का बना हुआ है? इंपॉर्टेंट है। किस प्रोटीन का बना हुआ है ये? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका बना है ये? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसे आप लिखो, लिखना पड़ेगा आपको। लिखो लिखो। किस प्रोटीन का बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। किस प्रोटीन का बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। साइज कितनी है इसकी? 25 नैनोमीटर। कितनी है इसकी साइज? 25 नैनोमीटर। इसे आप करिए, लिख लिया। इसके अलावा लिखिए आप माइक्रोफिलामेंट कैसा देखने को मिलता है? माइक्रोफिलामेंट कैसा होता है? सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड। किस प्रोटीन का बना है ये? एक्टिन प्रोटीन का। किसका बना हुआ है? एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। साइज कितनी है ये? 6 to 7 नैनोमीटर। कितनी? 6 to 7 नैनोमीटर। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसा होता है ये? सॉलिड। कैसा होता है ये? सॉलिड होता है। किस प्रोटीन का बना हुआ है? लैमिन प्रोटीन का बना होता है। इसे आप लिखिए। साइज कितनी है ये? नाम में छुपा हुआ है। इंटरमीडिएट फिलामेंट है, यानी इन दोनों के बीच का साइज आएगा। इन दोनों के बीच साइज कितना है? 8 to 12 नैनोमीटर। कितना? 8 to 12 नैनोमीटर। सबसे बड़ा साइज कौन सा है यहाँ पर? माइक्रोट्यूब्यूल। कितना है? 25 है या नहीं है? सबसे छोटा कौन सा है? माइक्रोफिलामेंट। कितना? 6 to 7। और इन दोनों के बीच में कौन आएगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। कितने साइज है? 8 नैनोमीटर। केवल एक क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें बाहर से लिखाई हैं, आपको कभी ना कभी मिल जाएगा। और इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है सीलिया ऑफ फ्लैजेला। सीलिया ऑफ फ्लैजेला में आपको दिख जाएगा कि ये जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है किस प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है। इतनी बात क्लियर? बताइए साइटोस्केलेटन क्या पढ़ना है हम? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किस मटेरियल का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। कहां सेल में देखने को मिलेगा ये? सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। वो कौन कौन सा फिलामेंट है जो साइटोस्केलेटन बनाता है? पहला माइक्रो, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। बात क्लियर हो गई? बताइए इनमें से कौन कौन है जो सॉलिड है? कौन है जो सॉलिड है? इंटरमीडिएट एंड द माइक्रोफिलामेंट दोनों कैसे हैं? सॉलिड। कौन है? हालो माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। माइक्रोफिलामेंट बोलो एक्टिन। किसका बना हुआ है? एक्टिन का बना हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका बना है? लैमिन प्रोटीन का। मुझे कोई बताएगा इसके अलावा एक्टिन कहीं और आपने पढ़ा है? एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन आपकी बॉडी में और कहीं मिलेगा? कहां पर बताओ बताओ? स्केलेटन में, मसल्स। अरे मसल्स को बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पढ़ने से पहले फिगर देखते हैं। देखो फिगर में, फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक सेल का सेक्शन दिखाया गया है। और इसमें देखो ये आपके पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ये ऊपर वाला पार्ट और ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला पार्ट। सॉरी, ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, ये हो गया क्या? सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल, दो सेल मेम्ब्रेन की लेयर के बीच में पूरा सेल तो आएगा। अरे बोलो। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पर दिखाया क्या गया है? पहला कौन सा है ये? पहला जो है आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाया गया है। ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट। बताओ इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है वो सॉलिड है या हॉलो है? सॉलिड है। तो आपको सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसके अलावा दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। कैसा दिख रहा है? हॉलो है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? पाइप लाइक। यहां पर थोड़ा सा क्या दिख रहा होगा आपको? हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, इतनी बातें। गौर से देखो, यहां पर, यहां पे देखो, दिख रहा है कुछ आपको ऐसे?
हालो स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा क्या है यहाँ पर, एक्टिन प्रोटीन, क्या है, माइक्रोफिलामेंट। ये है आपके पास क्या, माइक्रोफिलामेंट। अगर किसी ने पढ़ा होगा आपने स्केलेटल मसल ना, तो स्केलेटल मसल के अंदर आपने पढ़ा होगा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पढ़ा होगा, वहां पर आपको इस टाइप का अरेंजमेंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बताइए साइटोस्केलेटन जो होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। कहां मिलेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां देखने मिलेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। वो कौन कौन सा फिलामेंट है जो मिलकर क्या बनाएगा, साइटोस्केलेटन। पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। सेल में काम क्या है इनका, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, तो बोन्स क्या कर रही हैं, हमारी बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर दे रही है ना, वैसे ही सेल के अंदर सपोर्ट देने के लिए क्या मिलता है, साइटोस्केलेटन मिलता है। यहां पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज। काम क्या है साइटोस्केलेटन का, पहला काम हो जाता है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट। सेल को सपोर्ट देने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए क्या मिलता है आपके पास, साइटोस्केलेटन। दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम होता है मोटेलिटी। क्या होता है, मोटेलिटी में। और तीसरा काम क्या है इनका, तीसरा काम होता है मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सेल के शेप को मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर हो गया, पहला काम बोलो मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा काम मोटेलिटी, तीसरा काम मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सेल के शेप को मेंटेन करके रखते हैं। मैंने कहा था ट्रिपल एम, पहला मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा मोटेलिटी, और तीसरा क्या होता है, क्लियर हो गया। छोटा टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक। साइटोस्केलेटन किस मटेरियल का बना है, प्रोटीन का बना। किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। साइटोस्केलेटन सेल में कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। कौन कौन सा फिलामेंट है जो साइटोस्केलेटन बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। काम क्या है सेल के अंदर, पहला मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा मोटेलिटी, तीसरा। और प्लांट सेल के अंदर सेल को शेप कौन देता है, प्लांट सेल में सेल को शेप कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। एनिमल सेल में क्या सेल वॉल है, नहीं है। तो एनिमल सेल के शेप कौन, एनिमल सेल को शेप कौन प्रोवाइड करता है, कौन, साइटोस्केलेटन। कौन देता है, साइटोस्केलेटन। हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। क्लियर, बोलो। अरे दो लोग बताओ, सो के नहीं आता क्या, सऊद आज सोए नहीं हो क्या? अच्छा, आज तो नींद अच्छी आनी चाहिए थी, मौसम भी थोड़ा सुहाना हो गया था, रात में बहुत तेज़ से आंधी है, लाइट नहीं थी, सामने आग लगी थी तुम्हारे, हाँ बिल्डिंग में आग लग गई थी, बढ़िया है। अच्छा, इसके अलावा तो क्या बुझाने गए थे क्या? हाँ, वीडियो बना रहे थे। ज़रूरी है, कुछ भी ना करो, बचाने ना जाओ, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पर जाकर रील जरूर बनाओ ना, सारा काम, क्योंकि अपडेट कौन करेगा? हाँ, तुम ही से कुछ लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, तुम जैसे लोग से बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे एक न्यूज़ है, लखनऊ चलता है, लखनऊ एक्सप्रेस, उसका एक पेज बन के आता, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, वो सारी न्यूज़ आपसे उठाता। जैसे आपने क्या क्या कर दिया, आपने अपने इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी अपने सोशल मीडिया पर अपनी न्यूज़ क्या किया, अपलोड किया, उसे पता चलता है कि यहाँ पर आग लगी, क्या करता है वो, तुरंत का तुरंत छोटी सी न्यूज़ बना कर डाल देता है, यहाँ पर आग लग चुकी है, 2-3 वर्ड लिख देता है, और स्पॉन्सर कराता है किसी न किसी से। जैसे कोई मिठाई वाला स्पॉन्सर कर दिया, कोई कोचिंग वाला भी अपना ब्रांडिंग करना चाहता है, तो पीछे स्पॉन्सर बाय फलाने, ठीक है, तो पैसा वो कमा रहा है, न्यूज़ कौन दे रहा है? आप जैसे लोग न्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर कोई बात नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी था आपको कॉल करना, कोई आता उसे बुझाने के काम करता ना, आया था, 4 लोग आए थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, 4 लोग आ गए, 4, 8, कितना ज़्यादा लग गया था? 3 घंटे जली थी, कोई बात नहीं है। सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का, सीलिया फ्लैजेला खत्म होने के साथ तुरंत क्या आ जाएगा?
सीलिया फ्लैजेला बाद सेंट्रियोल्स आएगा, उसके बाद आएगा न्यूक्लियस। फिर चैप्टर क्या है, एंड पर है। ठीक है, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिवाइज करते रहिए। हो गया रिवाइजन? हो गया है, मतलब कर रहे हो रिवीजन आप? अरे कर रहे हो? इस बार समरी भी पढ़ाएंगे। चैप्टर के एंड में समरी होता है ना, इसे भी पढ़ाएंगे। और इस बार चैप्टर खत्म होने के साथ एक सेशन ऐसा होगा जो आपका क्वेश्चन का केवल होगा। सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, मैचिंग टाइप भी होगा, एसएसआर रीजन होगा, और उससे पहले एक क्वेश्चन होगा, अगर किसी भी चैप्टर के अंदर फिगर है तो फिगर में किस बात की लेबलिंग है ये आपको पूरा पढ़ के आना है। मैंने पूरा बना कर रख लिया है, बस उसे यहाँ पर लाकर शो करना है और आपको बताना पड़ेगा कि इस फिगर में ये कौन सी लेबलिंग है। इस बार कम से कम 5 क्वेश्चन था जो आपके लेबलिंग पर ही था। ठीक है, मैंने बना कर रख लिया है। चैप्टर खत्म होने के साथ में ही मैं क्या करूँगा, इसे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में कहीं आपने पढ़ा था? फ्लैजेला पढ़ा था आपने? कहाँ पढ़ा था, किस टॉपिक में पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, बैक्टीरिया का फ्लैजेला आपने पढ़ा था ना? बैक्टीरिया का फ्लैजेला एक्सटेंशन होता है आउटवर्ड इनवर्ड? आउटवर्ड एक्सटेंशन होता है। किसका? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का होता है। कहां से होता है? सेल वॉल का होता है। बताइए बैक्टीरिया के फ्लैजेला में कितने पार्ट होते हैं? मैं पढ़ा चुका हूं, कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? हाँ, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? अच्छा, फ्लैजेला का काम क्या होता है? मोटिलिटी ना, मोशन करने में मदद करता है। यहां पर मेरे पास लिखा हुआ वर्ड क्या? सीलिया एंड फ्लैजेला। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं सीलिया और फ्लैजेला, वो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। कौन सा? यूकैरियोटिक पढ़ने जा रहे हैं। सीलिया, अगर ये अकेले मैंने लिखा सिंगुलर तो नाम क्या जाएगा? सीलियम। एंड फ्लैजेला, अगर सिंगुलर है तब फ्लैजेलम, एक है तो फ्लैजेलम, बहुत सारे हो जाएंगे तो फ्लैजेला। देखा, आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ, ये भी एक्सटेंशन है, हेयर लाइक है। कहां से निकलते हैं? मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक में जो होता है वो कहां से एक्सटेंशन होता है? ये होता है आपका, बोलो बोलो, सेल मेम्ब्रेन का। किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन। डिफरेंस बताओ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में किस बात का डिफरेंस होता है? कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, और यहां पर यूकैरियोटिक किसका होता है? ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन करें। कहां पर? मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, मैंने ये नहीं कहा कि ये एनिमल सेल है। ठीक है, आगे पढ़ें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, दिख रहा है फोटो? अच्छा लग रहा होगा ना? पढ़ लेते हैं सीलिया और फ्लैजेला, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं सीलिया और फ्लैजेला। ये आउटिंग पे गए हैं घूमने के लिए ना, ऑस्ट्रेलिया में। अरे बहुत सारे लोग गए हैं। आजकल मौसम जब यहाँ पे ख़राब होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो लोग फिर कहाँ जाते हैं? कश्मीर, नैनीताल, शिमला, और वहाँ पे केवल जाकर भीड़ बढ़ाते हैं बस। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत, जिसके पास पैसा भाग जाता है। हम जैसे लोग को पैसा नहीं है तो हम यहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। थोड़ा कंपेरिजन है, ये कर लेते हैं। आपके इंसाइड में कंपेरिजन नहीं दिया गया है, मैंने बनाया है थोड़ा सा। ये मेरा क्या कहते हैं उसे? हाँ, कुछ नहीं, पढ़ लेते हैं सीलिया के बारे में। सीलिया और फ्लैजेला में पहले कंपेयर करते हैं, कौन स्मॉल है कौन सा लॉन्ग है, मतलब किसकी साइज ज़्यादा बड़ी है कौन छोटा है ना। तो सीलिया की बात करते हैं, तो सीलिया जो होता है वो कैसा होता है? स्मॉल। कैसा होता है? स्मॉल है, कंपेरिजन टू द फ्लैजेला। अगर हम फ्लैजेला से कंपेरिजन करते हैं तो फ्लैजेला क्या होता है? कैसा होता है? लॉन्ग होता है। कैसा होता है? लॉन्ग होता है। बात करते हैं कि सीलिया का काम क्या है और फ्लैजेला का काम क्या है, दोनों का काम समझ सकते हैं, यानी कि फंक्शन। कह रहे हैं जो सीलिया होता है ये किस तरह काम करता है? ये है लाइक ओर्स। कैसा काम करता है ये? लाइक ओर्स। ओर्स क्या होता है? पतवार, चप्पू। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? इसे कहते हैं हिंदी में चप्पू या पतवार कहते हैं ना। अरे यही तो है। काम क्या है इसका? 2 काम है। जैसे मान लेते हैं अभी ये दोनों लोग कहाँ बैठे हुए हैं? बोर्ड के अंदर बैठे, 3 लोग हैं, बोर्ड के अंदर बैठे हैं ना। तो ये बताओ, जब पानी को ये पीछे हटाएंगे तो बोट जाएगी नहीं जाएगी? तो काम क्या हो गया इसका? इसका काम हो गया पानी को पीछे हटाना,
अरे बोले यार। अच्छा पीछे हटेगा तो ये बोट आगे जाएगी। तो कह रहे हैं जो सीलिया होता है वो किस तरह दिखता है आपको? ओर लाइक दिखता है, यानी कि पतवार जैसा दिखता है। अब पतवार से आपको इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। काम क्या है इसका? काम ये है, या तो क्या कराएगा ये, आइदर मूवमेंट ऑफ द सेल, या तो क्या कराएगा, सेल का मूवमेंट कराएगा। सेल, जिस सेल के अंदर सीलिया होगा, जब सीलिया बीट करेगा उसकी बीटिंग की वजह से क्या होगा, इससे या तो सेल मूव करेगी या तो सेल के पास जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा। बात है क्लियर? जैसे दो एग्जांपल है। आपने कभी नाम सुना होगा पैरामीशियम, नाम सुना है? पैरामीशियम नाम सुना है? अरे सुना होगा, सुना है, सुना है ना आपने पैरामीशियम। बताओ क्या पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर सीलिया होता है? बिल्कुल होता है। अगर पैरामीशियम की बॉडी पे जो सीलिया होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे एक ही साथ सब लोग बीट करेंगे तो क्या करेगा, पैरामीशियम रुका रहेगा या आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। और पैरामीशियम के पास कितनी सेल है? एक सेल, यूनिसेलुलर होता है। तो पैरामीशियम पे जब सीलिया बीट करता है तो पैरामीशियम आगे बढ़ता है। तो सेल आगे बढ़ रही नहीं बढ़ रही? अरे बोलो। तो क्या हो गया, आइदर द सेल मूव। दूसरा क्या होता है, आर द सराउंडिंग। ऐसे भी कुछ इंटरनल ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जहां पर क्या होता है, सीलिया, जिसके एपिथेलियम पे क्या होता है, सीलिया। और वहां पर अगर सीलिया मूव करते हैं तो उसके आसपास जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड भी क्या होता है, मूव करता है। बात है क्लियर? जैसे हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर भी क्या है, सीलिया है या नहीं है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में अगर हम कुछ भी ऑक्सीजन के साथ कुछ ले रहे हैं, जैसे कि जो धूल के पार्टिकल हैं, तो धूल के पार्टिकल बॉडी के अंदर नहीं जाते, उन्हें हमें बॉडी से बाहर फेंकना होता है। तो वो क्या होता है, ये सीलिया जो होते हैं उसे बाहर फेंकने के काम करते रहते हैं। ठीक है, तो बात आती है, बताइए सीलिया का साइज कैसा होता है? किससे कंपेयर किया गया? फ्लैजिला से। यानी कि फ्लैजिला के कंपेरिजन में सीलिया कैसा होता है, छोटा होता है, और फ्लैजिला कैसा होता है, लंबा होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि सीलिया किस तरह काम करता है, किस तरह दिखता है। तो ये ओर लाइक्स होता है, और ओर्स का काम क्या होता है, पानी को मूवमेंट कराएगा। जब पानी को मूवमेंट कराएगा तो क्या करेगा, ये सेल भी क्या करेगी, मूव करेगी। बात क्लियर? तो यहां पे जब सीलिया होगा, जब ये मूव करेगा, बीट करेगा, तो या तो क्या करेगी, सेल मूव करेगी, या सेल के साथ साथ में जो फ्लूइड होगा वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। आप इसे अंडरलाइन करें अपने इंसाइड में। इसका फंक्शन हो गया, सीलिया का साइज कितना होता है, स्मॉल। लिखा होगा सीलिया आर स्मॉल इन द साइज, छोटे साइज का होता है। कैसा दिखता है, ये ओर लाइक्स दिखता है। काम क्या है, या तो ये सेल का मूवमेंट कराएगा या तो सराउंडिंग जो फ्लूइड होंगे उनका मूवमेंट कराता है। ठीक है, अगला फ्लैजिला। ये आपके पास एक सेल बनी हुई है, और ये सेल कौन सी है, ये है स्पर्म। क्या है, स्पर्म। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो फ्लैजिला कैसा होता है, लॉन्ग होता है। और जब फ्लैजिला का मूवमेंट होता है तो फ्लैजिला के मूवमेंट से क्या होगा, सेल का मूवमेंट होता है। फ्लैजिला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सेल मूवमेंट कराता है। तो फ्लैजिला के मूवमेंट से सेल का क्या होता है, मूवमेंट होता है। और सीलिया जब बीट करता है तो सीलिया के बीट करने से सेल भी मूव करता है, साथ साथ में उसके आसपास जो फ्लूइड होता है उसका भी मूवमेंट होता है। ठीक है, इतनी बातें। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब डिफरेंस बता रहे हैं यहां पर। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पजेस द फ्लैजिला। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के पास भी क्या होता है, फ्लैजिला होता है। लेकिन बैक्टीरिया का फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में किस बात का डिफरेंस है, कह रहे हैं स्ट्रक्चरली। बट दीज आर द स्ट्रक्चरली डिफरेंट। लेकिन क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यानी बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजिला है, और जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उन दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है। किस बात का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होते हैं। आप इतना अंडरलाइन करें, स्ट्रक्चरली आर डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बात है क्लियर? अब मूवमेंट समझ लेते हैं। यहां पर समझो, ये जो मूवमेंट दिखाया गया, देखो आराम से, मूवमेंट ऑफ द सीलिया। फिगर में देखो आप, ये है मूवमेंट ऑफ द सीलिया, ये है मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला। यहां पर देखो, मैंने कहा था कि जब सीलिया मूव करता है तो सेल भी मूव करता है, साथ साथ में उसके जो फ्लूइड होता है वो भी मूव करता है। और सारे सीलिया एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहां पे कितने सीलिया हैं, 1 2 3 4 5 है ना। और पांचों सीलिया का मूवमेंट देखो एक साथ एक ही डायरेक्शन में। यानी अगर ये सारे लोग पीछे आ रहे हैं, देखो ये सारे जितने भी क्या है सीलिया एक साथ पीछे आते हैं। जब साथ में पीछे आएंगे तो जो सेल होगा कहां जाएगा, आगे जाएगा। अरे बोलो,
दोबारा क्या सीलिया यहीं पर रुक जाएगा? नहीं, दोबारा नहीं रुकेगा, बल्कि क्या करेगा, ये रीट्रेस करेगा और रीट्रेस करने के बाद फिर से अपनी लोकेशन पे आ जाएगा और जैसे ही अपनी लोकेशन पे आएगा फिर से क्या करेगा, ये पीछे तरफ मूव करेगा, सेल कहां जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। बात क्लियर? ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, सीलिया है, जब सीलिया होगा तो पीछे आएगा एक साथ में। अरे बोलो बोलो यार, ये सीलिया क्या कर रहा है, ये सीलिया है, ये क्या कर रहा है, मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा ऐसे तो क्या ये हमेशा यहीं रुका रहेगा? नहीं, ये रुकेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, दोबारा से रीट्रेस करेगा और अपनी पोजीशन पे आएगा और पोजीशन पे आने के बाद में फिर से ये दोबारा से बीट करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो फ्लैजेला का मूवमेंट कैसा दिख रहा है आपको? इस टाइप का दिख रहा होगा, फ्लैजेला का मूवमेंट दिख रहा है, यानी कि दोनों मूवमेंट में क्या है, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ लोग डांस करते हैं ना, जो ऐसे हाथ बनाते हैं, वो इस टाइप कर रहा है और ये बीट करने के बाद दोबारा से रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, इतनी बात है, ये फिगर से क्लियर हो जाता है। अगला पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर में ही पूरा का पूरा थ्योरी छुपा हुआ है। फिगर अगर आपको याद हो जाएगा तो पूरा का पूरा थ्योरी भी क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। देखो, जितने लोग सो रहे हैं तो पानी पी लो आप, लेकिन ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने क्या हट डाला है, स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजेला। ये मान लेते हैं सीलिया है या फ्लैजेला है, इसका मैंने क्या काटा है, टीएस। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, और ट्रांसवर्स सेक्शन जैसे मैं काटूंगा, अब आपको दिखाऊंगा कैसे दिखेगा, ये गोल गोल दिखेगा। बोलो, जब मैंने फ्लैजेला का या सीलिया का टीएस काटा और काटने के बाद में आपको ऐसे मैंने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो मुझे कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, और जब इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो आपको इतना क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या लेबलिंग है। अगर इस लेबलिंग को आप समझ जाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सीलिया या फ्लैजेला में सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर होगी बात? अरे बोलो यार, ये सीलिया है, इसे आप पत्ती लेके काट दो, ऐसे काट दिया आपने। जब काटने के बाद आपके सामने मैं ऐसे करूंगा तो कैसा दिखेगा आपको, ये राउंड राउंड गोल दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। तो मैंने कहा अगर ये ब्लैक कलर अभी आपको ऊपर दिख रहा है और जब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, अब ये ब्लैक कलर आपको सर्कल में दिखेगा, दिखेगा। बताओ, इस फ्लैजेला में सबसे बाहर तरफ कौन सी लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जब मैंने इसे काट के ऐसे दिखाया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल बाहर बाहर दिखेगी, अरे दिखेगी सबसे बाहरी। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, इसका नाम बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस आ जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्पेस इसके अंदर आता है, इस पूरे स्पेस को हम नाम देते हैं क्या है, एक्सोनीम। क्या कहते हैं, अरे बोलो भाई, क्या नाम है, एक्सोनीम। फिर से बताओ, फ्लैजेला के सबसे बाहर तरफ मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस पूरा आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक जो भी स्पेस आ रहा है, इस स्पेस का नाम बोलो एक्सोनीम। क्या नाम होता है, एक्सोनीम। क्लियर होगी बातें? अब इस एक्सोनीम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अभी आप पढ़ के आ रहे हो ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स इज द पार्ट ऑफ द, अरे बोलो यार, साइटोस्केलेटन होता है। किस प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजेला के अंदर यही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में आपको अरेंज दिखते हैं। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो पेरीफेरी पर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं। यहां पर मेरे पास थोड़ा सा मैथ आप समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, जनरल सी बात है। एक सर्किल दिख रहा है आपको, अरे बोलो, सर्किल का जो ये वाला एंड होता है क्या होता है, सेंटर। अरे होता है। ये क्या होता है, इसका रेडियस होता है। ये क्या होता है, इसकी पेरीफेरी। अरे ये पेरीफेरी होती है ना, बोलो होता है या नहीं होता। यहां पे दिख रहा है आपको, सर्किल दिख रहा है, दिख रहा है। इस सर्किल के ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया, पूरा पेरीफेरी हो गया। तो फ्लैजेला या सीलिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या दिखता है आपको, अरेंजमेंट। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो पेरीफेरी पर होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल। 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, वो डपलेट के फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है। अच्छा बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल सॉलिड या हॉलो,
कैसा? हॉलो। कैसा होता है? हॉलो। और किसी पाइप को अगर आप काटोगे तो काटने के बाद तो गोला ही तो दिखेगा आपको। अरे बोलो, क्लियर हुआ? तो बताओ, ये हो गया आपका पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या हो गया? ये पेरिफेरल पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, 4 5 6 7 8 9। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है? 9। सिंगल सिंगल है, डबलेट के फॉर्म में है? डबलेट के फॉर्म में है, यानी दो दो के फॉर्म में होते हैं। इसे हम नाम देते हैं ए और इसे नाम देते हैं क्या? हम बी कहते हैं। बात क्लियर? तो सीलिया और फ्लैजेला के अंदर क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पे कितने होते हैं? 9 होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? डबलेट के फॉर्म में होते हैं। बात क्लियर? अरे बोलो। चलिए, डबलेट के फॉर्म में होते हैं। ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। इसे कहते हैं क्या है? हम इंटर डबलेट ब्रिज, या इसी का नाम होता है लिंकर। क्या नाम होता है इसका? इसी का नाम होता है लिंकर। क्या नाम होता है? बोलो। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नहीं चलेगा क्या? रिस्टार्ट करते हैं, हैंग कर रहा। ये बहुत कोई बात नहीं है, चलो बैक आते हैं। कुछ नहीं करेगा, रीस्टार्ट। हाँ, पढ़ तो सुन तो लिए हो ना तुम। रीस्टार्ट 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 सुने हो कहीं पर? कहाँ पर सुने थे? 12th फेल में। कहाँ सुने थे? 12th फेल में सुने थे। तुम पास हो या फेल हो? हाँ, तुम क्या है? तुम क्या हो? फेल या पास? क्या हो? आप तो समझ लो क्या हो तुम जानो। इंसान हो, अच्छी बात है, कम से कम हो तो इंसान। चलो चल रहा है, चलो पढ़ते हैं फिर से भाई। फ्लैजेला या सीलिया के अंदर पेरीफेरी पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। डबलेट या सिंगलेट? हाँ, your device could not open the Chrome to fix this issue. Download the latest Chrome update from your। चलेगा नहीं क्या? चलेगा चलेगा, दोबारा करेगा अलग करेंगे, कुछ और करेंगे। कितने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स? 9। किस फॉर्म में है? डबलेट के फॉर्म में है। इसे हम नाम देते हैं ए और ये कहलाता क्या है? बी। ठीक है, इसमें ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा? बी। ये वाला ए, ये वाला क्या हो जाएगा? बी। बात क्लियर है? और ये आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? ब्रिज के द्वारा। और इस ब्रिज को हम नाम देते हैं क्या है? लिंकर। क्या कहते हैं इसे? हम लिंकर नाम देते हैं। क्लियर? अरे बोलोगे? चलो, इस फ्लैजेला या सीलिया के अंदर यानी सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में भी क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। सेंटर में भी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। और इस सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? सिंगलेट के फॉर्म में होते हैं, यानी एक एक होता है। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया ये वाला, और ये है आपके पास दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 2। और 2 किसे हैं? ये सिंगल और ये सिंगल होते हैं। बात क्लियर? और दोनों सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? ब्रिज। इसे कहते हैं क्या है? हम इसे कहते हैं यहां पर हम ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज। बात क्लियर? सेंटर में जो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये कवर होते हैं। ये कवर होते हैं किसके द्वारा? यहां पर लिखा है सेंट्रल शीथ के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल शीथ के द्वारा ये कवर होते हैं। सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक। किसकी मदद से? रेडियल स्पोक की मदद से। यहां पे देखो आप, मैंने कहा ये क्या है? ए है। ये बताओ ये कौन सा है? ए। ये कौन सा है? बी। ये कौन सा है? ए। ये कौन सा है? बी। ये वाला, ये वाला, अरे बोलो, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला ए, और ये वाला आपकी नाटना हो गया। देखो ये जो सिंगलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक। जहां जहां मैंने ए लिखा है क्या उसी से रेडियल स्पोक निकल रहा है? वहीं से निकल, जिसका नाम क्या है? रेडियल स्पोक। दिखा आपको? अरे बोलो यार, कितने ए मैंने बनाए हैं? 9। तो रेडियल स्पोक कितने हैं? 9। 9 कहते हैं तो गलत हो जाएगा। कितने हैं? 9। तो बताइए सीलिया और फ्लैजेला में सबसे बाहर कौन सी लेयर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस आ रहा है उसका नाम एक्सोनीम। और इसी एक्सोनीम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या मिलता है? अरेंजमेंट। क्लियर हो गया?
अरे बोलो यार, ये पेन लाओ, ये वाला, ये हो गया एक सिंगलेट, ये हो गया आपका, सॉरी ये एक है माइक्रोट्यूब्यूल जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6 7 8 9 मैं यहां पे रख रहा हूं। बताओ इन दोनों में अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है, पैरेलल या परपेंडिकुलर? ये वाला और ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? पैरेलल। कैसे हैं? यानी कि जो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। क्लियर बात? ये है पेरिफेरल वाला, ये है क्या आपका पास सेंटर वाला, है या नहीं है? इन बताओ ये पैरेलल या परपेंडिकुलर? कहां परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर ये होता है। कैसे है ये? पैरेलल। कैसे है या नहीं है? ये है इसका सेंटर, बताओ पैरेलल या नहीं? पैरेलल है? अरे पैरेलल है। क्लियर हो गया? अरे है या नहीं है? बिल्कुल है। अब बताओ अगर मैं मानता हूं ये सेंटर है तो सेंटर से ये माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हैं, रेडियल अरेंजमेंट। कैसा है ये? रेडियल। है या नहीं है? यानी जो पेरीफेरी पर माइक्रोट्यूब्यूल है वैसे अरेंज है, वो रेडियली अरेंज होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो आई या नहीं आई? तो बताइए सीलिया या फ्लैजिला के अंदर सबसे आउटर मेम्ब्रेन का नाम बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस उसका नाम बोलो, एक्सोनीम। और उस एक्सोनीम के अंदर किसका अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है आपको? आपको दिख रहा है यहाँ पर किसका अरेंजमेंट? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। बताओ पेरीफेरी पर भी कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल आपको कहां दिख रहे हैं? सेंटर पर। बताओ पेरीफेरी पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 9। सिंगलेट है, मतलब सिंगल सिंगल है, डबल के फॉर्म में है, डबलेट के फॉर्म में होते हैं, इसे कहते हैं क्या है? हम डबलेट कहते हैं, 9 डबलेट कहते हैं। बताइए सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं। सिंगल डबलेट सिंगल दिख रहे हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज। किसकी मदद से? ब्रिज की मदद से। सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो उसे कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल शीथ। किसके द्वारा? सेंट्रल शीथ के द्वारा। बात क्लियर? सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक। किस मदद से? रेडियल स्पोक। रेडियल मतलब ये रेडियल डायरेक्शन देखो, रेडियल मतलब होता है यहां से यहां। देखो ये सेंटर हो गया, ये होगा इसका रेडियस ना। तो रेडियल स्पोक का मतलब होता है तीली, जैसे कि साइकिल की चक्के की तीली। ठीक है, अगला कितना नंबर बताओ? 9। क्लियर होगी बातें इतनी? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिंकर। किसकी मदद से? लिंकर। तो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट बनता है वो बनता कैसा है? 9+2। कैसा बनता है? 9+2। 9 कौन सा है? ये पेरिफेरल। सिंगलेट डबलेट डबलेट। और ये कौन सा है? सिंगलेट है, सेंटर वाला है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सीलिया और फ्लैजिला के अंदर, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर कितना है? टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर 11 ना। कितने लोग कह रहे हैं 11? टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर 11। पहले गौर से देखो कितना? 20। अरे ये 9 है, 9 डबलेट के फॉर्म में, तो 9 दूना 18 और ये 2 दिख नहीं रहे हैं। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने पूछा, टोटल कितना? 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन अगर आपको अरेंजमेंट बताया जाए तो अरेंजमेंट कैसा है? 9+2। 9 किस फॉर्म में होता है? ये डबलेट के फॉर्म में होता है और ये सिंगलेट के फॉर्म में होता है। बात है क्लियर? अरे बोलो, ये हो गया फिगर। अब फिगर से आगे बढ़ते हैं, अब थ्योरी की बात करते हैं। किस बात करते हैं? थ्योरी की बात करते हैं। फिगर आपके सामने, फिगर कहीं पर जाएगा नहीं। मैंने आपको बताया था पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं उनमें एक ए होता है, दूसरा क्या होता है? बी होता है। पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम और द फ्लैजिलम सो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया था आपको सीलिया या फ्लैजिला के अंदर जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसका नाम बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंडरलाइन करो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगली लाइन मैं आपको बता चुका हूं, मैंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस आता है उस स्पेस का नाम बोलो, एक्सोनोम। लिखा दियर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम। कोर मतलब होता है सेंटर, यहां से लेकर यहां तक जो सेंटर है ये क्या कहलाता है? एक्सोनीम। तो सीलिया या फ्लैजिला का जो कोर होता है यहां से लेकर के यहां तक जो कोर है, इस कोर को हम क्या नाम देते हैं? एक्सोनीम। क्या नाम देते हैं? एक्सोनीम।
और इस एक्सोनीम के अंदर क्या अरेंज होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या अरेंज होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं आपस में ये कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलल या परपेंडिकुलर? कैसे होते हैं? पैरेलल। कैसे होते हैं? रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ये लॉन्ग एक्सिस क्या है? लॉन्ग एक्सिस। किसी के पास बोतल उठाओ। सिलिंड्रिकल बोतल है, काफी ठंड है, खुलेगा तो नहीं? ये बोतल सिलिंड्रिकल दिख रहा है ना, इसका सेंट्रल एक्सिस ये तो होगा जहां मेरी पेन होगी। अरे है या नहीं? ये होगा ना। अब थोड़ा पलट है, पानी गिरेगा तो नहीं? दिखा आपको? गोल सा दिखा? अरे दिख रहा है। ये जो ब्लैक का दिख रहा है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या नहीं है? यहां से लेकर के यहां तक एक्सोनीम, ये इसका लॉन्ग एक्सिस, यहाँ पेरीफेरी पर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग एक्सिस के कैसे? पैरेलल या परपेंडिकुलर? रख लो। ठीक है, बताओ। सीलिया और फ्लैजेलम में सबसे बाहरी दीवार प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कोर वाला पार्ट उसका नाम एक्सोनीम। एक्सोनीम के अंदर क्या अरेंज होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। बताओ माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो होता है या सॉलिड होता है? हॉलो होता है। किस प्रोटीन का बना होता है? किस प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये अपने लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होते हैं या परपेंडिकुलर? अरे क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान दो यहां पर। द एक्सोनीम यूजली हैज द 9 डपलेट ऑफ द रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड अ पेयर ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। बताओ इस एक्सोनीम के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 2 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। एक कौन सा है? एक आपके पास देखो गौर, यहां मेरे सामने गौर से देखो, आप यहां पे देखो, सब लोग देखो,